हाय गाइस, ये 50 क्वेश्चन सीरीज का टेस्ट नंबर 4 है। अगर आपने बाकी के 3 टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन में क्या करेगा, द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आर EH and PE respectively. The percentage decrease in these when operated at 160 वोल्ट 40 हर्ट्ज सप्लाई। तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा हिस्टैरिसीस लाइफ में और कितना परसेंट डिक्रीज होगा एडी करंट क्लास में, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले केस में V1 की वैल्यू दी है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज। केस 2 में V2 की वैल्यू को क्या करा है 160 वोल्ट एंड F2 को 40 हर्ट्ज। तो अगर हम यहाँ से V1 बाई F1 निकालें तो यहाँ से देखिए तो 200 बट्टे 50 होगा, इसकी वैल्यू आएगी 4। और अगर हम V2 बाई F2 करें तो 160 बाई 40 आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 4। इसका मतलब V1 बाई F1 इक्वल टू V2 बाई F2। दैट मीन्स V बाई F क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे V बाई F क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपका V बाई F कांस्टेंट होता है तो उस समय जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जो एडी करंट लॉस होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन हिस्टैरिसीस लॉस कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 बाई F1 इंटू 100%। तो यहाँ से F1 की वैल्यू पुट कर देंगे, F2 40 है, ये 50 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 10 बाई 50 इंटू 100। तो ये 50 दूना 100 कितना आ गया 20%। तो हिस्टैरिसीस लॉस में डिक्रीज कितना आ रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस में डिक्रीज आ रहा है 20%। ठीक है, अब एडी करंट में चेंज निकाल लेते हैं। एडी करंट में परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। तो देखिए पी परसेंटेज चेंज इन एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर डिवाइड बाई F1 स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा। तो F1 का मतलब 50 का स्क्वायर, F2 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर इंटू 100। तो ये कितना आ गया 2500 माइनस 1600 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और ये हो गया 55 25, 5 एकम 5, 4 बचा 15 40 180। तो इसको 180 बाई 5 बचा परसेंट, तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30%। तो इसका मतलब 36 आया। तो हिस्टैरिसीस लास्ट में चेंज आया 20% का, हिस्टैरिसीस लास्ट में 20% का डिक्रीमेंट आया और एडी करंट लॉस में 36% का डिक्रीमेंट आया। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कहता है कि ए पावर जनरेटिंग स्टेशन हैज ए मैक्सिमम डिमांड, पी मैक्स की वैल्यू दी है 100 मेगावाट, एनुअल लोड फैक्टर, यहाँ पे देखिए एनुअल लोड फैक्टर दिया है, एनुअल लोड फैक्टर 75% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया है 60%। हमको बताना है रिजर्व कैपेसिटी क्या होगी। देखिए रिजर्व कैपेसिटी जो होता है, जो रिजर्व कैपेसिटी होती है वो आपकी होती है प्लांट कैपेसिटी माइनस पी मैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। और देखिए जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर होता है वो होता है पी एवरेज बाई पी मैक्स, और आपकी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होती है वो होती है पी एवरेज बाई प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा एक रिलेशन बनाएं सो दैट हम रिजर्व कैपेसिटी को फाइंड आउट करें, क्योंकि इसमें ये तीनों पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पी एवरेज बाई पी सी, अगर यहाँ पे ऊपर नीचे मैं पी मैक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो हम जानते हैं कि जो पी एवरेज बाई ये पी एवरेज बाई पी मैक्स जो होता है लोड फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं पी एवरेज बाई पी मैक्स इंटू पी मैक्स बाई पी सी। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, आपका लोड फैक्टर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोड फैक्टर इंटू पी मैक्स बाई पी सी। ठीक है, तो ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लांट कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीसी की जगह हमको प्लांट कैपेसिटी, क्योंकि इसमें प्लांट कैपेसिटी दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ से पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले से, तो पीसी इक्वल टू लोड फैक्टर डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इंटू पी मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 जो रिजर्व कैपेसिटी थी, रिजर्व कैपेसिटी कितनी थी, पीसी माइनस पी मैक्स, ये इक्वेशन 1 था। अब पीसी की वैल्यू यहाँ से आ गई एल एफ लोड फैक्टर माइनस डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पी मैक्स माइनस पी मैक्स। तो यहाँ से पी मैक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा लोड फैक्टर डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर -1। ये रिजर्व कैपेसिटी है गई। आपको ये फार्मूला रिमेंबर रखना है, मैं इसमें ईएससी के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि इस फार्मूले पे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो रिजर्व कैपेसिटी बराबर पी मैक्स लोड फैक्टर डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर -1। तो देख लीजिए डेटा में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो देखिए पी मैक्स की वैल्यू 1000 मेगावाट दी है और लोड फैक्टर 75% और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 60%। थोड़ा मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ सो दैट क्वेश्चन भी दिखे। तो यहाँ से पी मैक्स की वैल्यू देख लीजिए 1000 दी है और ये आपकी दी है 75 का मतलब 0.75 हो गया, और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 60 का मतलब 0.60 -1। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, ये 1000 हो गया और ये 0.75 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 0.6। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 1000 इंटू ये आ जाएगा 0.15 डिवाइड बाई 0.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो 15/60 आएगा, तभी तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा। तो ये 15 चौका 60 और 4 दूना 8 4 पच्चे 20 जीरो। तो यहाँ से रिजर्व कैपेसिटी कितनी आ रही है, 250 मेगावाट। तो यहाँ से इसका ऑप्शन कितना आएगा, 250 मेगावाट आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 250 मेगावाट। तो ये आप फार्मूला रिमेंबर रखिए, मैं बता रहा हूँ आप ईएससी के क्वेश्चन निकालिएगा, इस पे 10 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ये दिए कि जो ये फार्मूला आपका डायरेक्टली यूज होगा। ठीक है, तो रिजर्व कैपेसिटी इक्वल टू पी मैक्स लोड फैक्टर डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो, मतलब लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई, मतलब हमको ये बताना है कि लोड फैक्टर और अगर हमको कॉस्ट ऑफ जनरेशन को कम रखना है तो लोड फैक्टर और कैपेसिटी, लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर पे क्या इफेक्ट होने चाहिए, वो ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए। देखिए पहली बात तो कॉस्ट, कॉस्ट किसके प्रोपोर्शनल होती है, कॉस्ट जो होती है वो प्लांट के कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, अगर प्लांट की कैपेसिटी कम होगी तो कॉस्ट उतना ही कम होगा, अगर प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये प्लांट कैपेसिटी डिपेंड करती है डिमांड पे कि मैक्सिमम डिमांड स्टेशन पे कितना है, तो ये भी प्लांट कैपेसिटी इसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब देखिए जो लोड फैक्टर होता है वो होता है पी एवरेज डिवाइड बाई पी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए अगर हमको क्या करना है,
प्लांट कैपेसिटी कम करनी है और उसके प्रोपोर्शन में पी मैक्स है। अगर पी मैक्स कम होगा दैट मीन्स कि क्या होगा कि अगर डिमांड मैक्सिमम डिमांड कम हुई स्टेशन पे, तो अगर मैक्सिमम डिमांड कम हुई इसका मतलब स्टेशन की कैपेसिटी इस तरह से सेलेक्ट करनी चाहिए सो दैट वो मैक्सिमम डिमांड को मीट कर सके। मीन्स अगर कैपेसिटी लोअर होगी तो हमको लोअर कम हमको पावर जनरेट करना होगा तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स अगर पी मैक्स कम होगा तो हमारी प्लांट की कैपेसिटी कम होगी, प्लांट की कैपेसिटी कम होगी मतलब कॉस्ट कम होगा। इसका मतलब जब कॉस्ट कम होगा तो यहाँ से देख लीजिए तो लोड फैक्टर आपका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पी मैक्स कम होगा तो लोड फैक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब जब लोड फैक्टर बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। लोड फैक्टर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगा। वैसे डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपन मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए स्टेशन होता है। तो इन सिमिलर वे में अगर हमको कॉस्ट को कम करना है तो मैक्सिमम डिमांड को कम करना है जिससे कि प्लांट की कैपेसिटी कम हो सो दैट हमारा कॉस्ट कम हो। तो अगर पी मैक्स कम होगा तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी फैक्टर होगी हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन। तो लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम फॉर लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर सेम केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी। देखिए जो केबल की लेंथ दी है L1 10 किलोमीटर दी है और उसका रेजिस्टेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 1 मेगा ओम दी है। अगर कह रहा कि लेंथ केबल की 100 किलोमीटर हो जाए तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए जो आर इन होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो होता है रो अपान 2 पाई एल एल एन कैपिटल आर बाई आर। इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है वो केबल के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इंसुलेशन 2 डिवाइड बाई आर इंसुलेशन 1 बराबर L1 बाई L2 लिख सकते हैं। और L1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये 100 है, तो ये कितनी हो गई, 1/10 हो गई। तो आर इंसुलेशन 2 इक्वल टू 1/10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 1 मेगा ओम। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 मेगा ओम, 0.1 मेगा ओम। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो इन ए ट्रांसमिशन लाइन। फिक्स वैल्यू कहने का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हैविंग असेंडिंग इन वोल्टेज वी, रियल पावर लॉस, जो रियल पावर लॉस होगी किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो पावर लॉस होती है, पावर लॉस वो प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर की होती है। ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। और जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है हम जानते हैं कि वो होता है P प्लस जे क्यू, या हम इसको लिखते हैं वी आई कॉन्जुगेट। तो यहाँ से आई कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, P प्लस जे क्यू बाई वी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम बोथ साइड कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ से कॉन्जुगेट हट जाएगा और ये हो जाएगा P माइनस जे क्यू बाई वी का कॉन्जुगेट, है ना। तो अगर मैं बोथ साइड मॉड का स्क्वायर लूँ तो ये हो जाएगा √P² प्लस Q² बाई वी स्क्वायर। तो इसका मतलब आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v²। और जो पी लॉस है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। और आई स्क्वायर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है वोल्टेज के। तो इसका मतलब पी लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ ए टू मशीन डू नॉट स्विंग टुगेदर आर m1 एंड m2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो मशीन है, ठीक है,
अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ स्विंग नहीं हो रही है, मतलब इनकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो मैच नहीं हो रही है। सपोज इसकी n+1 है, n+2 है, तो इस केस में जो m इक्वलेंट होता है ना, वो m1 m2 अपान m1 प्लस m2 होता है। इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है कि अगर बोल देता कि स्विंग टुगेदर, यहाँ पे देखिए डू नॉट स्विंग टुगेदर लिखा है, अगर स्विंग टुगेदर होता, दोनों की स्पीड सेम होती, स्विंग टुगेदर होता, तो उस केस में ऑप्शन जो होता है m1 प्लस उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाती है। इस केस में ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता कि फाइंड द इंडक्टर करंट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड इन द सर्किट। देखिए जब स्विच ओपन था तो इंडक्टर में करंट क्या थी, जीरो थी। फॉर टी लेस देन जीरो पे IL जीरो माइनस की वैल्यू क्या थी, 0 एम्पियर। और हम जानते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, दैट मीन्स IL जीरो माइनस इक्वल टू IL जीरो प्लस बराबर 0 एम्पियर। अब एट टी बराबर 0 प्लस पे हमारी स्विच क्या हुई, क्लोज हुई, स्विच क्लोज हुई, ठीक है। तो हमको करंट इक्वेशन बतानी है, तो जो करंट इक्वेशन होती है वो हम जानते हैं कि वो होती है आई टी बराबर आई फाइनल प्लस आई इनिशियल माइनस आई फाइनल ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इन स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि जब स्विच हमको आई फाइनल बताना है तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हुआ। तो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो पे सर्किट ऐसी होगी, ये 1000 एम्पियर, ये 4 मिली एम्पियर, और इंडक्टर आपका हो गया शॉर्ट सर्किट। अब ये पूरी 4 मिली एम्पियर की करंट कहाँ से जाएगी, इंडक्टर से, तो ये आई फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मिली एम्पियर। अब टाइम कांस्टेंट जो होता है हमेशा स्विचिंग के बाद लगाते हैं, तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट के लिए करंट को क्या कर लेंगे, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस 100 ओम 1000 ओम, और ये आपका इंडक्टर है 5 मिली हेनरी का, 5 मिली हेनरी का। तो यहाँ से हम इसका टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे, तो आर इक्वलेंट इंटू यहाँ से एल बाई टाइम कांस्टेंट, आर एल सर्किट का क्या होता है, एल इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट, एल इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट होता है, आर इक्वलेंट। तो यहाँ से एल इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पे देख लीजिए 5 मिली हेनरी है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ और आर इक्वलेंट की वैल्यू है 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁶। तो अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए आई टी बराबर आई फाइनल की वैल्यू 4 मिली एम्पियर है, तो 4, क्योंकि यूनिट देखिए मिली एम्पियर में, तो मैं डायरेक्ट 4 रख रहा हूँ, प्लस इनिशियल करंट 0 माइनस ये आई फाइनल 4 ई की पावर माइनस टी बाई 5 × 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। अच्छा देखिए ऑप्शन में 4 में कॉमन नहीं लिया है, तो मैं कॉमन नहीं लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 4 ई की पावर माइनस टी बाई 5 × 10⁻⁻⁶, है ना, मिली एम्पियर। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर सोन बिलो कैपेसिटर सी इज इनिशियली चार्ज विद 50 वोल्ट। इस इनिशियल वोल्टेज इसकी दी है 50 वोल्ट, विद अपर प्लेट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और लोअर प्लेट नेगेटिव है। स्विच यस इज क्लोज्ड एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पे स्विच एस क्लोज हो रही है। करंट थ्रू सर्किट एट टी बराबर 0, ठीक है, एंड फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब हमको स्टेडी स्टेट वोल्टेज बताना है और सर्किट में करंट बतानी है I0 प्लस पे, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ये स्विच क्लोज हुई, तो यहाँ का इस टर्मिनल, देखिए अगर इसको मैं ग्राउंड कंसिडर करूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वोल्टेज यहाँ पे 50 है, तो यहाँ का वोल्टेज 50 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज 200 है, तो 200 ज़्यादा है इस 50 से, तो ये डायोड ऑन होगा, ठीक है। ये तो श्योर है डायोड ऑन हो गया। अब इनिशियली हम जानते हैं कि स्विचिंग के पहले जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है, इनिशियल वोल्टेज दिया है, और कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, दैट इज Vc जीरो माइनस इक्वल टू Vc जीरो प्लस बराबर 50 वोल्ट। तो एट टी बराबर जीरो प्लस पे, एट टी बराबर जीरो प्लस पे सर्किट कैसी बनेगी, ये स्विच क्लोज हो गया, और आपका यहाँ पे डायोड जो है ये ऑन हो गया डायोड, ठीक है। और यहाँ पे 10 ओम का
एक रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर को हम इसको VC 0 प्लस के 50 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे और आपका यहाँ से ये 200 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से I0 हम निकाल लेंगे। I0 बराबर क्या आ जाएगा, 200 माइनस 50/10। तो ये कितना आ गया, 150/10। तो कितनी करंट आ गई, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर आ गई। और हमको स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बताना है। हम जानते हैं कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। तो फॉर t greater than 0 t tends to infinity in steady state कैपेसिटर एक्ट एज ए ओपन सर्किट। तो इसको ओपन कर देंगे। तो देखिए ये आपका 200 वोल्ट है सप्लाई का और ये स्विच क्लोज है और डायोड तो ऑन ही रहेगा और ये रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का और ये कैपेसिटर यहाँ पे ओपन VC इन्फिनिटी। तो करंट सर्किट में जीरो हो गई। तो ये जो इनपुट का वोल्टेज है वही तो एम्पियर हो जाएगा आउटपुट पे। तो VC फाइनल कितना आएगा, 200 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, 15 और 200। तो 15 और 200 के हिसाब से ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट शोन बिलो व्हेन t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज करते हैं। जब t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज करते हैं तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्विच क्लोज हो गई t बराबर 0 पे, ठीक है। और हमको पता है कि जब टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो इंडेट जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट, अगर करंट सोर्स होता है तो उसको ओपन सर्किट करते हैं। और हमेशा जो टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं हम एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के क्रॉस करते हैं। तो ये सपोज कर लीजिए ए है और बी है, इसी के क्रॉस हमको टाइम कांस्टेंट बताना है, दैट इज सी इक्विवेलेंट इनटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। तो देखिए ये 2 ओम है और यहाँ पे स्विच क्लोज है, ठीक। फिर यहाँ से देखिए तो ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, ठीक। और ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट जो भी है उसको ओपन कर लेंगे। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये शॉर्ट सर्किट हो गया वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा। और ये ए है तो ये ए होगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये जो थर्ड वाला नोड है ये सी पॉइंट है। यहाँ से हम आर इक्वलेंट बता फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमको पता है कि हमारे पास 3 पॉइंट है, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ए और सी के बीच में 2 ओम है, ए और सी के बीच में 2 ओम है। और देखिए ए और बी के बीच में भी, तो देखिए ए और सी वाला कंप्लीट हो गया। ए और बी के बीच में भी 2 ओम है, ये 2 ओम हो गया। अब बी और सी में देखिए कोई रेजिस्टेंस, हाँ तो ये देखिए बी और सी में ये रेजिस्टेंस है। तो ये कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अभी ये वाला रेजिस्टेंस बचा है तो ये भी किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ से देखिए ये भी बी और सी के बीच में ही कनेक्टेड है। तो अगेन बी और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ से हमको ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 पैरेलल 2 क्या हो जाएंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 हो गया। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगी, 2, सॉरी ये 2 हो गया और इसके सीरीज में ये 1 और इसके पैरेलल में ये 2 हो गया। और ये आपका ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। तो ये कितना हो गया, ये सीरीज में 3 ओम हो गया और 3 पैरेलल 2 हो गया आर इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 प्लस 2 5, तो 6/5 हो गया। और सी इक्विवेलेंट तो 20 माइक्रोफैरड दिया है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट 20 माइक्रोफैरड तो दिया ही है। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6/5 इंटू 20 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा अब, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 चौका 20 और 4 छक्का 24 माइक्रो सेकेंड। तो इसका ऑप्शन
डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए बैलेंस ACB सीक्वेंस क्या दिया है, ACB फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज VAN की वैल्यू दी है 100 ∠20 डिग्री, लाइन टू लाइन वोल्टेज VAC कितना होगा। ACB फेज सीक्वेंस दिया है, दैट मीन्स कि पहले A का पीक आएगा, देन C का पीक आएगा, देन B का पीक आएगा। दैट मीन्स कि जो VAN आएगा पहले, फिर VCN आएगा, देन VBN आएगा। ठीक है, तो मैं इसके फेजर के थ्रू इसको समझा देता हूँ। देखिए ये आपका होगा VAN, फिर इससे 120 डिग्री लैगिंग होगा VCN, और इससे 240 डिग्री लैगिंग या बोले तो प्लस 120 डिग्री लीडिंग VBN होगा। तो ये आपका हो गया VAN, और ये आपका हो गया VCN, और ये हो गया आपका VBN। हमको क्या बताना है, VAC बताना है, हमें बताना है VAC। ठीक है, VAC बताना है, तो VAC को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VC, है ना, VA माइनस VC, या हम इसको कह सकते हैं कि VA में अगर ऐड कर दे माइनस VC को तो हमको VAC मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये माइनस VC को पीछे ले जाना होगा, है ना, ये माइनस VC हो गया, ये आपका माइनस माइनस VCN हो गया। इसके जस्ट अपोजिट ये थोड़ा मैंने इसे बनाया, लेकिन इसके जस्ट 180 डिग्री है, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, और ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसमें VAN को ऐड करना है, मतलब ये वाला VAN को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये आपका है VAN, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ये पैरेलल वाला। तो इसका रिजल्टेंट हमको क्या मिल जाएगा, ये VAC मिल जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा हूँ। तो ये है आपका VAC। तो ये 60 है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका एंगल कितना आएगा, 30 आएगा इसका। और देखिए लाइन वोल्टेज हमेशा √3 ऑफ फेज बिल्ट वोल्टेज होता है, ठीक है, बैलेंस सिस्टम में। तो इसलिए, और ये क्या कहता है, ए फेज से 30 डिग्री लीडिंग है, तो VAC इक्वल टू √3 VPH, और एक से कितना डिग्री लीडिंग है, 30 डिग्री, तो ये ए से 30 डिग्री लीडिंग होगा, और ए का एंगल कितना है, 20 है, और प्लस इसमें 30 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, √3। और देखिए ये VPH की वैल्यू है, ये VAN है, मतलब ये फेज वोल्टेज है, तो VPH की वैल्यू ये है 100 है। ठीक है, उसका एंगल तो हमने ऑलरेडी ले लिया, तो ये 50 हो गया, तो 100 √3 एंगल 50 डिग्री VAC बार। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन 100 √3 एंगल 50 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कहा था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 0, 3, 4 इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये आपका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक पॉइंट है जो है 0, 3, 4, और ये इस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है एट ओरिजिन पे, और यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है सपोज आर है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो होती है Q/4 पाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आर वेक्टर अपान मॉड आर, है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, Q/4 पाई, ये आर स्क्वायर और मॉड आर क्या हो जाएगा, मॉड आर क्यू हो जाएगा, और ये आर वेक्टर। तो यहाँ से हम आर वेक्टर निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 - 0 AX कैप प्लस 3 - 0 AY कैप प्लस 4 - 0 AZ कैप। तो यहाँ से देख लीजिए आर वेक्टर कितना आ गया, 3AY प्लस 4 AZ कैप। ठीक है, तो मॉड आर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए
इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी, क्यू की वैल्यू है 0.5, तो ये 0.5 माइक्रो कूलम, यहाँ पे देखिए क्यू की वैल्यू है तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 और 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई, ये देखिए यहाँ पे आर क्यू है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और आर वेक्टर की वैल्यू है 3ay कैप प्लस 4az कैप। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए 10⁻⁻6 है और यहाँ पे 10⁻9 है, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 बचेगा, तो यहाँ से देख लीजिए 0.5 इंटू 9 डिवाइड बाई 125 इंटू 10⁻3 3ay कैप प्लस 4az कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको देखिए कितने बार में कट जा रहा है। हाँ, तो देखिए ये 25 पच्चे 125 और 25 चौका 140 हो गया। ठीक है, और ये अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आंसर में 5 आया, तो अब इसको हम यहाँ पे ऐसे एज इट इज रहने देंगे, तो यहाँ पे देखिए 0.5 इंटू 9 इंटू 40/5 और यहाँ से 3ay कैप प्लस 4az कैप। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको ये कितना आ जाएगा, 9 चौका 36 और 360, और उसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो गया, और तो इसकी वैल्यू देख लीजिए 0.5 इंटू 360 है ना, डिवाइड बाई 5 3ay कैप प्लस 4az कैप, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, तो 5 छक्का 30 और 3 बचा 5 तिया 15 3 18/5 3ay कैप प्लस 4az कैप। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3ay प्लस 4az/5 180, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि द इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डी टी, दैट मीन्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड क्या होती है, फैराडे लॉ होती है, जिसके कारण क्या होता है ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है फैराडे लॉ है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज ए ट्रांसफर फंक्शन इतना टाइम ऑफ सेकेंड ओवरशूट। देखिए जब टाइम रिस्पॉन्स हम बनाते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, जब हम टाइम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स बनाते हैं तो वो कैसा बनता है, एक मिनट, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है सीटी वर्सेस टाइम का जो वेवफॉर्म होता है वो आता है ऐसा, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो देखिए ये है फर्स्ट, ये पीक टाइम है, ये फर्स्ट पीक है, फर्स्ट ओवरशूट, फर्स्ट ओवरशूट, और ये है फर्स्ट अंडरशूट, अंडरशूट, और ये क्या है सेकेंड ओवरशूट, सेकेंड ओवरशूट। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या बताना है, सेकेंड अर्थ सिस्टम में ट्रांसफर कितना टाइम फॉर द सेकेंड ओवरशूट, कितना टाइम लगा सेकेंड ओवरशूट को आने में। तो जो पीक टाइम होता है फॉर पीक ओवरशूट वो होता है टीपी इक्वल टू 2n-पाई/ओमेगा डी, और ये n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 पुट कर देंगे क्योंकि ये सेकेंड ओवरशूट है, तो 2n-1 इंटू पाई होता है यहाँ पे, 2n-1, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2n-1 इंटू पाई बाई ओमेगा होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4-1 3 पाई बाई ये ओमेगा डी होता है, 3 पाई बाई ओमेगा डी। या तो आप ऐसे सोचिए, या फिर हम जानते हैं कि जो पीक टाइम होता है वो होता है n पाई बाई ओमेगा डी। ठीक है, तो देखिए ये पहला हो गया पीक, ये सेकेंड, ये थर्ड,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 पाई/ओमेगा डी। तो यहाँ से जो पीक ओवरशूट सेकेंड का आएगा वो आएगा 3 पाई/ओमेगा डी। तो हमको सिंपल सा यहाँ पे ओमेगा डी को फाइंड आउट करना, तो ओमेगा डी जो होता है वो होता है ओमेगा एन रूट ओवर 1 - जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से इसको ये वाली इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो ओमेगा एन की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो यहाँ से आपकी ओमेगा एन की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से देख लीजिए 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे ओमेगा एन 4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो जीटा की वैल्यू 1/2 आ गए। तो यहाँ से आपका ओमेगा डी कैलकुलेट कर लेंगे, तो ओमेगा डी बराबर ओमेगा एन की वैल्यू 4 1 - जीटा स्क्वायर, मतलब ये 1/4 हो गया। तो ये आपका ये 4 इंटू 4 - 1, तो ये आ गया √3/4। तो ये 4√3/2। तो ओमेगा डी की वैल्यू कितनी आई 2√3। तो यहाँ पर रख देंगे 3 पाई/टीपी। ओमेगा डी की वैल्यू कितनी है 2√3। तो ये 3/2 कितना हो जाएगा 1.5 पाई डिवाइड बाई √3। तो देख लीजिए ये ए ऑप्शन इसका आप मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें कहा था कि फॉर ए पैरेलल आरएलसी सर्किट द फ्रीक्वेंसी टर्म आर गिवन बाई 1/√LC and 1/2RC। द सिस्टम सेट टू बी ओवरडैम्प्ड। तो हम जानते हैं कि फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब ये है पैरेलल आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट की जो क्वाड्रेटिक या बोले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एस स्क्वायर प्लस 1/RCS प्लस 1/LC इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/√LC। इसको कंपेयर कर देंगे ये वाली इक्वेशन से एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1/LC होगा, तो ये 1/LC हुआ। तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आएगी 1/√LC। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है √LC बराबर ये हो गया 1/RC इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ से जीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जीटा बराबर 1/2RC, और ये LC इधर चला गया, LC इधर आ गया, और जी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में 1/LC लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो √LC ग्रेटर देन 2RC हो जाएगा। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये अगर √LC करेंगे तो ये डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा और ये 2RC आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इसका ऑप्शन देखिए सी मैच हो रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A unity feedback system has open loop transfer function। open loop transfer function ये है the root locus plot intersect j omega axis। तो जो हमारी रूट लोकस बनेगी वो j ओमेगा एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, ये वाला पॉइंट हमको बताना है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, राउथ हॉर्विज का हेल्प लेते हैं और उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के पुट करते हैं, और वहां से जो ओमेगा की वैल्यू आती है वही हमारी क्या होती है इंटरसेक्शन पॉइंट होती है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 1 + GHS=0। तो ये आ जाएगा 1 + ये यूनिटी फीडबैक है, तो HS की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 1 हो गई, और GS की वैल्यू K/S S+4, और ये है S+16 इंटू 1 बराबर 0। तो ये इधर आ गया S+4 S+16 प्लस K इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया S² + 4S
और ये है s+16 प्लस k बराबर 0। तो देख लीजिए ये SQ आ गया और ये 16s² और ये आपका हो गया 4s² और 64, 16 चौका 64, 64s और ये k बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए SQ प्लस 20s² प्लस 64s प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं, राउट टेबल। देख लीजिए यहाँ से ये SQ हो गया, s² हो गया, s⁻1 s⁻0। तो देख लीजिए ऑड वाले कोफिशिएंट इसका 1 है और ये है आपका 64 और s² का 20 है और ये s⁻0 k है। ठीक है, तो s⁻में 20 इंटू 64, दो चौक, पहले तो ये 0 आएगा, दो चौको 8, दो छक्का 12 और 1 इंटू के, मतलब ऐसे फिर ऐसे और डिवाइड बाई 20। ठीक है, और यहाँ पे आपका 0 आ गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर के से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से के मार्जिनल निकाल लेते हैं s⁻1 से और ये वाली क्या आपकी बता देगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ से 1280 माइनस के बाई 22, ये क्या हो गया के मार्जिनल इक्वल टू 0। तो यहाँ से के मार्जिनल कितना आ गया 1280, 1280। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगी 20s² प्लस के मार्जिनल और इसको हमें क्या पुट करना है 0। तो यहाँ से 20s² बराबर माइनस के मार्जिनल और के मार्जिनल की वैल्यू है 1280। तो यहाँ से s² की वैल्यू यहाँ से डिवाइड बाई 20 कर देंगे तो ये 0 से 0 कट गया और दो छक्के 12, दो चौको 8 s²। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से s की वैल्यू प्लस और माइनस 8j आ गई, 8j प्लस और माइनस 8j। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कहा था कि इफ द पोल जीरो लोकेशन इज शोन एज फिगर देन टाइम रिस्पॉन्स विल बी। देखिए दोनों जो पोल जीरो लोकेशन यहाँ पे दिया है वो दोनों राइट हैंड साइड में दिया है। तो इसका मतलब सिस्टम, अगर पोल हमारे राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेंगे तो सिस्टम तो अनस्टेबल होगा, जबकि ये देखिए ऑप्शन में ये स्टेबल है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी देखिए तो स्टेडी स्टेट में जाकर के स्टेबल होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो ये होगा अब या तो ये होगा। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए ये है a प्लस जे बी, ठीक है ऊपर में है, और ये है a माइनस जे बी। ठीक है, तो ये पोल कितने हो जाए, पोल पहला पोल कितना हो जाएगा s माइनस a प्लस जे बी और दूसरा क्या होगा, दूसरा पोल s माइनस a माइनस जे बी, ये होगा पोल। ठीक है, तो अगर इसका हम ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिखे तो पोल हमेशा नीचे आता है, तो ये s माइनस ए प्लस जे बी होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा s माइनस ए और ये माइनस जे बी होगा। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस एक्स प्लस जे वाई, और जब x माइनस जे वाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x² प्लस y²। तो ये क्या हो जाएगा s माइनस ए का स्क्वायर प्लस b² होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर में भी b² का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे में b² का डिवाइड कर दूं तो ये b², अब ये साइन ओमेगा टी का फार्मूला हो गया और यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये माइनस है तो प्लस ई की पावर प्लस ए टी साइन साइन बी टी, साइन बी टी। ठीक है, तो इसका अगर वेवफॉर्म, अब देखिए यहाँ पे टी तो हमेशा यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, बट ए कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए ई के पावर एटी का प्लॉट जो होगा जब ए पॉजिटिव होगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई की अगर जीरो रखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर माइनस में जाओगे तो ये ऐसे जाएगा, और इसमें साइन को इम्पोज करेंगे तो वेवफॉर्म कैसा जाएगा, ऐसा जा रहा है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये भी नहीं होगा बी वाला, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
कह रहा है कि ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 220 बाई 440 50 हर्ट्ज ऑपरेटेड एट नो लोड 220 40 hertz. This frequency operation at rated voltage result in which of the following: increasing the eddy current, both eddy current hysteresis loss, reduction of both eddy current and hysteresis loss, reduction of hysteresis loss, increasing in eddy current loss, increasing in hysteresis loss, no change in the eddy current. सबसे पहले तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम पहले वी वाई एफ चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो अगर ये पहले केस में 220 बाई 40, तो 220 बट्टे 50 करें और 220 बटे 40 करें तो ये बराबर नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है। जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं होता है तो जो पी एच होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वी की पावर 1/6 एफ की पावर 0.6 से, और पीई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए बोथ केस में 220 वोल्ट 220 वोल्ट लिया गया है, तो वी तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी पहले 50 रखी गई है, फ्रीक्वेंसी पहले 50 रखी गई है और अभी क्या कर दी गई है 40, मतलब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर दिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो गई, तो देखिए पीएच इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि यहाँ पे वी तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर वी अगर कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस तो हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। पहला रिजल्ट, एडी करंट लॉस कांस्टेंट रहा। और जो हिस्टैरिसीस लॉस में अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेगा और एडी करंट लॉस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, इंक्रीज इन बोथ, तो बोथ तो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, रिडक्शन इन बोथ, बोथ तो रिडक्शन नहीं हो रहा, रिडक्शन इन हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं रिडक्ट हो रहा, इंक्रीज इन हिस्टैरिसीस लॉस एंड नो चेंज इन एडी करंट लॉस, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर connections will zero sequence current will be present in the transformer winding। कह रहा है कि प्राइमरी इन स्टार, देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसकी स्विचिंग पहले हम बना देते हैं, ये पैरेलल, ये पैरेलल। अब देखिए हम एक बात बता दें कि ये अगर कोई ये स्टार में है और इसका न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो स्विच हमेशा ओपन रहेगी, बट हमारा न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो स्विच क्या होगी, क्लोज होगी। स्विच इसलिए क्लोज होगी क्योंकि न्यूट्रल से हमको जीरो सीक्वेंस फ्लो होगी, तो इसलिए स्विच क्लोज होगी, इस केस में स्विच क्लोज होगी, ठीक है। और इस केस में स्विच ओपन रहेगी। और ये जो पैरेलल स्विच है ये कब क्लोज होंगी, जब दोनों ही ये डेल्टा में हो, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से हमको बताना है कि कब हमारी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में। तो ये आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है और ये आपका प्राइमरी साइड का स्विच है, ठीक है, ये प्राइमरी साइड का स्विच है और इसकी ये प्राइमरी साइड की पैरेलल स्विच है, ये सेकेंडरी साइड की पैरेलल स्विच है। अब आप खुद सोचिए कि अगर इसमें यहाँ पे अगर ये सप्लाई अगर वीएस है, ठीक है, सप्लाई अगर ये वीएस है और हमको करंट को यहाँ से ऐसे फ्लो कराना है इस वाइंडिंग के थ्रू, ये हमारी ट्रांसफार्मर की सपोज करिए रिएक्टेंस एक्सटी है, तो इसमें करंट को फ्लो कराना तो वो ऐसे फ्लो होना चाहिए। अब उसको फ्लो होने के लिए ये स्विच क्लोज होनी चाहिए और ये वाली स्विच क्लोज होनी चाहिए। तो ये स्विच क्लोज होने के लिए इसका स्टार का न्यूट्रल ग्राउंडेड होना चाहिए और यहाँ पे डेल्टा होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारा प्राइमरी साइड का स्टार ग्राउंडेड हो और सेकेंडरी साइड का डेल्टा कनेक्शन हो तो हमारी ये जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, प्राइमरी इन स्टार, न्यूट्रल ग्राउंडेड, सेकेंडरी इन स्टार, गलत। प्राइमरी इन स्टार, न्यूट्रल ग्राउंडेड, ये ठीक है, सेकेंडरी डेल्टा, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर द फेज रिलेशन ऑफ करंट आई विद रिस्पेक्ट टू वी ए बी। तो ये है आपका वी ए बी और इस करंट आई में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दी है और यहाँ पे डॉट दिया है, फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दी है और एक डॉट यहाँ पे दिया है और यहाँ पे इंडक्टेंस प्योरली
प्योर इंडक्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, इंडक्टेंस कनेक्टेड है L, और ये पॉइंट C है, ये D है। तो सपोज कर लीजिए ये वोल्टेज जो है VCD है। अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल वोल्टेज सपोज करिए ये E1 है, तो जिस समय इस टर्मिनल पे डॉट होगा, ये डॉट पॉइंट ये बताता है कि ये जिस समय ये वाला डॉट पॉजिटिव होगा, एट सेम स्टैंड पे ये डॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये E2 ऐसा आएगा, ठीक है। और ये है आपका VAB, ये है VAB, ठीक है। तो अगर यहाँ से टर्न्स रेशियो लोगे तो A बराबर क्या होगा, E1 बाई E2, E1 बाई E2। और यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट आपकी I फ्लो हो रही है। अगर इस डायग्राम से देखिए तो ये माइनस टर्मिनल इस VCD के प्लस से कनेक्टेड है और ये वाला प्लस इस VCD के माइनस से कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब जो E2 है वो है माइनस ऑफ VCD। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। और देखिए अगर इसका रिएक्टेंस लिखेंगे तो ये क्या होगा, J ओमेगा L होगा XL, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट I होगी वो होगी VCD बाई JXL, और VCD की वैल्यू क्या है, माइनस E2 के बराबर है, माइनस E2 बाई XL, और ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से I बराबर माइनस E2 बाई XL, और ये एंगल क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। अगर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस 180 ऐड हो जाएगा। तो E2 बाई XL माइनस 90 प्लस 180, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 बाई XL 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो देखिए ये E2 के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और देखिए यहाँ से इस वाले डायग्राम से तो जो E1 है वो है VAB के बराबर। तो यहाँ से देखिए इस रिलेशन से E1 बराबर AE2, E1 बराबर AE2। तो ये E1 किसके बराबर है, VAB के, और A इंटू ये E2 है, ठीक है, E2 है। अब इसमें एक चीज देखिए, तो ये E1 VAB के बराबर है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये जो दोनों EMF है ये हमेशा सेम फेज में होंगे। क्यों सेम फेज में, क्योंकि दोनों के डॉट पे प्लस पॉइंट है, तो दोनों एक साथ राइज होंगे और दोनों एक साथ फॉल होंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टैंड पे। तो ये आपका सपोज करिए ये अगर E1 है, ये E1 है, तो इसी के फेज में ये E2 भी होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये कितना टर्न्स रेशियो है, तो ये E2 होगा। और देखिए ये E2 से I 90 डिग्री क्या है, लीडिंग है। E2 से I क्या है, 90 डिग्री, E2 से I 90 डिग्री ये लीडिंग है। ये आपका हो गया I, तो ये E2 से 90 डिग्री लीडिंग है। और E1 जो है VAB के बराबर है, ये हो गया VAB। तो इस I जो है विद रिस्पेक्ट टू VAB क्या है, 90 डिग्री लीडिंग है। I विद रिस्पेक्ट टू VAB 90 डिग्री क्या है, ये लीडिंग है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है कि फोर सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर लेबल्ड 1 2 3 4 रोटर्स एंड स्टेटर्स। तो ये आपका ऊपर वाला ये रोटर स्टेटर है, ये अंदर वाला रोटर है। द रिलक्टेंस टॉर्क कैन बी डेवलप्ड। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज यही है कि इससे आप कुछ सीखे, ठीक है, ताकि जब जनरल क्वेश्चन आए तो उसमें आप अपना माइंड लगा सकें, ठीक है। तो देखिए पहले मैं कुछ बेसिक इसके बता देता हूँ, ठीक है, कुछ बेसिक बता देता तो मैं उसको समझाता हूँ क्वेश्चन को। देखिए अगर कोई सपोज करिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, अगर कोई फ्लक्स ऐसे इसमें फ्लक्स इसमें ऐसे पास हो रही है, इसका डायरेक्शन ऐसे एरोड है, तो इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, जहां से फ्लक्स इंटर करती है वो साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है, ठीक है। और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, जहां से फ्लक्स बाहर निकलती है वो नॉर्थ होता है। देखिए यहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रही है तो नॉर्थ से बाहर निकल रही है, और इंटर कहाँ पे होती है, बाहर में साउथ से। ये बाहर में साउथ पे इंटर होती है, बट इनसाइड द मैग्नेट कहाँ फ्लो होता है, इनसाइड द मैग्नेट फ्लक्स इज फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड द मैग्नेट फ्लक्स इज फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये ध्यान रखना है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और दूसरी बात, अगर ये क्रॉस दिया है तो क्रॉस का मतलब क्या है कि अगर हम फोर फिंगर्स को कर्ल करें ऐसे इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्रॉस
थंब जो होगा इनसाइड द पेपर होगा, ठीक है। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ऐसे क्लॉक वाइज। अगर डॉट दिया है डॉट, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे डॉट दिया है, डॉट दिया है का मतलब ये क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ऐसे इसका फ्लक्स बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका फ्लक्स बनेगा। और ये डॉट दिया है यहाँ पे, ये क्रॉस है, ये डॉट है, तो डॉट का इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका फ्लक्स ऐसे आएगा। तो देखिए ये हमारा ये रोटर है, ये अंदर में रोटर है, और रोटर में फ्लक्स कहाँ से ऐसे आ रही है, रोटर में फ्लक्स ऐसे जा रही है, ये वाली देखिए। तो इसका मतलब ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। और यहाँ पे देखिए स्टेटर पे ये साउथ दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ रहा होगा। तो देखिए ये इससे लॉक हो गया, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो कोई टॉर्क लगेगा क्या, नहीं लगेगा। दोनों स्टेटर रोटर क्या रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, तो रोटर पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, तो यहाँ पे तो टॉर्क लगा ही नहीं। अब इस केस में देख लीजिए, तो इसमें भी फ्लक्स कैसे फ्लो होगा, इस केस में भी फ्लक्स जो है आपका, देखिए इस समय ये ऐसे ही फ्लो होगा, और इसमें भी ऐसे फ्लो होगा। तो ये अगेन ये शॉर्ट ना हो, फिर ये आपका यहाँ पे साउथ है तो नॉर्थ है, तो ये भी सेंटर लॉक होगा, तो ये भी कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। अब देखिए इस केस में देखिए, तो ये आपका स्टेटर पे रखा हुआ है, तो ये आपका ऐसे क्लॉकवाइज बना, ये क्लॉकवाइज बना, और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लक्स फ्लो होगा। तो इसका मतलब ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स की टेंडेंसी होती है, हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब एयर गैप से हो गया, क्योंकि रिलक्टेंस जो होता है एल बाई ए म्यू नॉट म्यू आर होता है, मतलब जितना छोटा लेंथ होगा फ्लक्स वहां पे उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस एरिया में एयर गैप ज्यादा है, इस एरिया में एयर गैप ज्यादा है, इसलिए जो फ्लक्स होगा ये वाला नॉट का, ये ऐसे इंटर करेगा इसमें, और फिर ये क्या करेगा, ऐसे फ्लो होगा ऐसे। तो क्या हो गया, ये आपका ये आपका साउथ हो गया इनसाइड द मैग्नेट, और ये नॉर्थ हो गया। तो ये साउथ वाला इस नॉर्थ से को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और साउथ को अट्रैक्ट करता रोटर पे टॉर्क लगेगा इधर। और ये वाला नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो रोटर पे टॉर्क कैसे लगेगा, इस साइड में, तो इस पे टॉर्क लगा, और ड्यू टू रिलक्टेंस लगा, इसलिए इसमें रिलक्टेंस टॉर्क प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसमें रिलक्टेंस टॉर्क प्रेजेंट है। लेकिन इसमें देखिए, तो ये इसमें देखिए, तो ये आपका ये फील्ड बनाएगा, ये भी फील्ड बनाएगा। तो इसमें फील्ड ऐसे फ्लो होगी क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो इनसाइड द मैग्नेट देखिए फ्लक्स ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ। अब ये नॉर्थ से निकला, तो इनसाइड द मैग्नेट में जहां से निकलता है, और जब ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। तो देखिए ये एक दूसरे से इंटरलॉक हो गए, तो यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, तो इसमें भी टॉर्क नहीं लगा, इसमें भी टॉर्क नहीं लगा, इसमें भी टॉर्क नहीं लगा। तो केवल तीन वाले में रिलक्टेंस टॉर्क लगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका है ये 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में देखिए, तो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज मशीन्स। तो ये बताना है कि कौन सी जनरेटर है और कौन सी मोटर है। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि अगर रोटर ऐसे रोटेट हो रही है, अगर जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इसके अपोजिट लग रहा है, ये जनरेटर एक्शन है, ये क्या है, जनरेटर एक्शन। और अगर सपोज करिए मशीन ऐसे रोटेट हो रही है रोटर, और इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है, तो ये मोटर एक्शन है, ठीक है। इतना बेसिक पता है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेटर का फ्लक्स हो गया एफ एस, नॉर्थ से साउथ फ्लो होगा, ऐसे नॉर्थ से साउथ।
और ये देखिए साउथ टू नॉर्थ, ये रोटर का फ्लक्स है, ये रोटर का फाई आर है, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए जो स्टेटर है इसका ऐसे रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये रोटर का नॉर्थ है और ये रोटर का साउथ है, तो रोटर का नॉर्थ और रोटर के साउथ को, ये नॉर्थ इसके साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए रोटर की स्पीड किधर है, एन आर इधर है, देखिए यहाँ पे दिया है ये डायरेक्शन, तो ये एन एस एन इस एक्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार क्या होता है, देखो टी ई बराबर जो होता है वो जो एमएमएफ ऑफ स्टेटर एमएमएफ ऑफ रोटर इनटू साइन डेल्टा, या बोले तो एमएमएफ फाई के फाई एस ऑफ फ्लक्स ऑफ स्टेटर फ्लक्स ऑफ रोटर इनटू साइन डेल्टा। तो देखिए स्टेटर का फ्लक्स है और स्टेटर का रोटर का फ्लक्स है, उनके बीच का एंगल है, बट यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है ये अट्रैक्शन टॉर्क, वो ये अपोजिट टू क्या है, अपोजिट टू इस रोटर के स्पीड के अपोजिट है। तो ये कौन सा एक्शन है, जनरेटर एक्शन है। तो देखिए इसमें मशीन ए ऑपरेटिंग एज ए सिंक्रोनस मोटर गलत है, मशीन ए इज ऑपरेटिंग एज ए अल्टरनेटर, तो ये टू ऑप्शन सही है। अब बी वाले फिगर में आइए, कहा कि ये सिंक्रोनस मोटर की तरह ऑपरेट करेगा या अल्टरनेटर की तरह ऑपरेट करेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है आपका नॉर्थ से निकला फ्लक्स, ये साउथ से बाहर निकला, तो ये स्टेटर का फ्लक्स हो गया, और ये साउथ से गया ऐसे फ्लक्स, और इधर ये रोटर का फ्लक्स हो गया, और इनके बीच का एंगल है ये डेल्टा। ठीक है, इनके बीच का एंगल है डेल्टा। तो इसमें देखिए कलर में, तो ये जो नॉर्थ है इस साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और देखिए रोटर इधर ऐसे जा रहा है, एनआर ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इस समय ये जब एन इस एस को अट्रैक्ट करेगा तो टॉर्क ऐसे लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो देखिए ये स्पीड के डायरेक्शन में है, टॉर्क जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रोटर की स्पीड के डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए ये क्या है, मोटर है, ये क्या है, मोटर है। तो यहाँ से देखिए मशीन बी इज ऑपरेटिंग एट ए सिंक्रोनस मोटर एट सम लोड, लोड क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए समथिंग एंगल डेल्टा बन रहा है, इसलिए ये कुछ लोड पे मोटर चल रही है, इसलिए तो ये लोड है। अगर नो लोड होता तो फाइस और फाइर आयर अलाइन होते इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन सम लोड पे है, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। तो ये मशीन बी ऑपरेटिंग एज ए अल्टरनेटर एट सम लोड, ये गलत है क्योंकि ये तो मोटर की तरह ऑपरेट कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन सी में मशीन सी इज ऑपरेटिंग एट मोटर एट नो लोड, मशीन सी इज ऑपरेटिंग एट एज ए अल्टरनेटर एट नो लोड, दोनों में देखिए नो लोड लिखा है। अभी देखिए इसमें ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये रोटर का फाई आर हो गया, रोटर का फाई आर हो गया, और मैं ग्रीन से स्टेटर का फ्लक्स बना रहा हूँ। तो देखिए ये इसका नॉर्थ है, ये इसका स्टेटर का साउथ है, तो फाई एस भी इसी के डायरेक्शन में है, फाई एस भी इसी के डायरेक्शन में, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0, मतलब ये क्या है, नो लोड, नो लोड केस है, नो लोड केस है। और यहाँ पे देखिए तो इसमें इसमें देखिए तो ये ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ में जब इसमें फोर्स ऑफ इसमें जो ये रोटेट इधर हो रहा है, रोटर भी इसी डायरेक्शन, देखिए रोटर का स्पीड देखिए ऐसे दिखाया है एरो से, और स्टेटर का भी स्पीड इधर ही दिखाया है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है वो यहाँ पे देखिए, तो ये अनार है और ये एस है, तो इसमें स्पीड जो है ऑप्शन लिखिए तो ऑपरेटिंग एट अल्टरनेटर एंड मोटर एट नो लोड, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये नो लोड पे है मशीन, ये तो कंफर्म हो गया कि ये नो लोड पे है। ठीक है, अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये मोटर है या जनरेटर है। ठीक है, तो थोड़ा मैं इस फिगर को यहाँ से देखिए, तो इसमें देखिए अगर थोड़ा सा भी ये आगे पीछे इसको हम माने, थोड़ा सा भी एक एंगल ले लें, तो इसमें जो टॉर्क लगेगा ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से, तो ये जनरेटर होगा, ठीक है ना, इसलिए ये जनरेटर होगा। तो ये इसमें जनरेटर होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा ना, ये वाला ऑप्शन होगा। तो देख लीजिए 2 3 ऑप्शन सही है। 5 क्या है, सी इज ऑपरेटिंग एट मोटर एट नो लोड एंड ऑपरेटिंग एट नो लोड, दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए तो ये तो कंफर्म है कि ये नो लोड पे है, बट
ये अलाइनमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये तो इसमें मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऐसे इसी डायरेक्शन में देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी डायरेक्शन में लग रहा है। उस इसलिए ये मोटर भी हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है, इसका हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन एकदम अलाइनमेंट है, इसलिए 5 भी सही होगा यहाँ पे, सॉरी ये 5 सही होगा और इसका 6 भी सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 2, 3 और 5, 6 ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A salient pole synchronous motor is running with normal excitation if excitation is reduced to 0। देखिए सेलियंट पोल मशीन है, सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन है, ये सपोज करिए उसका स्टेटर है और ये रोटर है, ये रोटर है। सपोज करिए स्टेटर का मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, और इस पे हम क्या करते हैं डीसी एक्साइटेशन देते हैं, पता ही है ये साउथ होगा, सपोज ये नॉर्थ है और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब कह रहा है कि हम अगर इसको जीरो कर दे एक्साइटेशन को, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट कर दिया तो यहाँ पे पोल खत्म हो गया। जब ये जीरो एक्साइटेशन को हम जीरो कर देंगे तो ये पोल नहीं रहेगा, केवल स्टेटर में ही ये स्टेटर के जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वही एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, एक्साइटेशन हटा दूँ, यहाँ से एक्साइटेशन हटा दूँ, तो ये केवल सिंपल सा एक पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ साउथ तो इसका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर ही रहा है। तो अब इसका जो फ्लक्स होगा सपोज नॉर्थ यहाँ पे है और साउथ किसी स्टैंड पे यहाँ पे है, तो ये नॉर्थ क्या करेगा, लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए फ्लक्स में ऐसे इंटर करेगा। तो अब हमें पता है कि जब ये फ्लक्स मैग्नेट में इंटर करेगा तो ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया। तो अगेन क्या करेगा, इस पे ये टॉर्क लगेगा, तो ये जो टॉर्क होगा क्या होगा, रिलक्टेंस टॉर्क होगा। इसका मतलब ये जो मोटर होगी वो कौन सी मोटर होगी, रिलक्टेंस मोटर। इसलिए ये जो मोटर होगी वो कौन सी मोटर होगी, रिलक्टेंस मोटर होगी। या फिर हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन में एक फार्मूला होता है सेलियंट पोल मशीन के लिए, वो होता है EB/x साइन डेल प्लस VT² by 2 1/x³ माइनस 1/xd साइन 2 डेल्टा पावर। तो ये देखिए एक्साइटेशन EMF यहाँ पे जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जीरो हो गया, बट ये जो पावर होती है ये होती है रिलक्टेंस पावर। इसका मतलब रिलक्टेंस पावर ये देखिए, इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा, इसलिए रिलक्टेंस टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब मशीन स्टिल वर्क करेगी एज ए रिलक्टेंस मोटर, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द नेम प्लेट ऑफ ए अल्टरनेटर इंडिकेट 0.85 पावर फैक्टर ऑफ 0.85, पावर फैक्टर ऑफ 0.85, द नेचर ऑफ द पावर फैक्टर इज लैगिंग। अब देखिए 0.8 पावर फैक्टर दिया है, ठीक है, कह रहा है कि नेचर ऑफ पावर फैक्टर, ऑप्शन ए में कह रहा है कि अगर पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो एक्साइटेशन EMF इज ग्रेटर देन VT एंड अल्टरनेटर एब्जॉर्ब द पावर। देखिए अल्टरनेटर है तो हम जानते हैं कि ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर ऑलवेज ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, ये तो कंफर्म है। तो इसका मतलब ये लैगिंग तो सही है, लैगिंग EF cos डेल एंड VT। और अगर ये ओवर एक्साइटेड है दैट मीन्स कि EF cos डेल इज ग्रेटर देन V। और हम जानते हैं कि जो रिएक्टिव पावर होती है वो होती है प्रोपोर्शनल टू EF cos डेल्टा माइनस V के। तो इसका मतलब जब EF cos डेल ग्रेटर देन V है, अगर EF cos डेल ग्रेटर देन V है तो रिएक्टिव पावर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स की पॉजिटिव है। और जनरेटर है तो रिएक्टिव पावर क्या करेगा, हमेशा डिलीवर करेगा, तो इसमें यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा लिखा है। बट ऑप्शन बी देखिए तो लैगिंग है, EF ग्रेटर देन VT भी है और ये डिलीवर भी कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग क्लॉकवाइज एट नो लोड, इफ फील्ड करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो देन रिवर्स देन व्हाट हैपेंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सपोज करिए ये एक सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर है, ये सिंक्रोनस मशीन का, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, ये स्टेटर है, ठीक है।
ये नॉर्थ है, सपोज ये साउथ है, और सपोज करें किसी स्टैंड पे इस रोटर का पोल कुछ ऐसा दिया है, ये रोटर है, ठीक है, सपोज ये साउथ है, ये नॉर्थ है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए सेलिएट पोल मोटर रनिंग एट क्लॉकवाइज एट नो लोड, तो ये क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब नो लोड पे है, तो इसका मतलब ये इसी के डायरेक्शन में अलाइन होगा, इसी के डायरेक्शन में एकदम सीधा, रोटर हमारा एकदम सीधा होगा। तो इसको थोड़ा हम रोटर को इसको डिलीट ही कर देता हूँ, मैं अलग से बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और जो रोटर है अभी के केस में बोल रहा है कि एट नो लोड पे है, इसका मतलब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो दोनों का जो फ्लक्स है मतलब फाई एस और फाई आर इन सेम डायरेक्शन, तभी तो डेल्टा जीरो होगा, इन द सेम डायरेक्शन में है। बट अभी क्या कर रहा है कि अगर फील्ड करंट को हम जीरो कर लें, अगर फील्ड को हम अचानक से हटा लें और फिर फील्ड को रिवर्स कर दे तो क्या होगा। तो सपोज करिए हमने फील्ड हटा ली, अभी ये एन एस से ऐसे रोटेट कर रहा था और पूरा सिस्टम जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा था, हमने फील्ड हटा के फील्ड रिवर्स कर ली, फील्ड रिवर्स करने का मतलब अब ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम नॉर्थ बना देते हैं और ये वाला साउथ बना देते हैं, तो ये आपका रोटर है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब ये नॉर्थ वाला नॉर्थ को रिपल करेगा, साउथ वाला साउथ को, मतलब ये साउथ वाला इस नॉर्थ के स्टेटर के अट्रैक्ट होगा और ये नॉर्थ वाला इसके अट्रैक्ट होगा, तो ये 180 डिग्री का क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा। जैसे ही हम फील्ड को रिवर्स करेंगे तो ये वन पोल पिच क्या हो रही है, रोटेट हो जा रही है, मतलब ये आपका रोटर था, तो आफ्टर फील्ड रिवर्सल के बाद से ये घूम गई मोटर वन पोल पिच मतलब 180 डिग्री, मतलब अब ये साउथ हो गई, ये नॉर्थ हो गई, और स्टेटर का नॉर्थ तो था ही, यहाँ पे साउथ था, और फिर ये एक दूसरे से अलाइन हो गया और फिर क्या कर रहा है, एज ए सिंक्रोनस मशीन वर्क कर रहा है, ठीक है, एज ए सिंक्रोनस मशीन वर्क कर रहा है। तो इसलिए रोटर स्लिप बाय वन पोल पिच एंड कंटिन्यूअस रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, तो देखिए फिर ये इससे क्या हो गई, लॉक हो गई, तो ये फिर अगेन क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना चालू कर देगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Correct. Time varying flux causes an induced electromagnetic force. What law does state for? देखिए ये क्या है, हम जानते हैं कि जब क्या होता है कि जब टाइम वेरिंग फ्लक्स के कारण क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, तो ये कौन सा लॉ होता है, फैराडे लॉ, ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी, यही होता है ना फैराडे लॉ। तो टाइम वेरिंग फ्लक्स के कारण जब टाइम फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है और किसी भी कॉइल से लिंक करता है, तो इस कॉइल के टर्मिनल पे क्या होगा, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, ये कौन सा लॉ है, फैराडे लॉ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द डीसी मशीन, ऑप्शन इंटरपोल टू आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड रिडक्शन इन फील्ड करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द टर्मिनल ऑफ द शंट जनरेटर। अब देखिए जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो होती है V प्लस आई ए आर ए। देखिए इंटरपोल क्या होता है, ओनली फॉर कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर हम आर्मेचर को वेरी करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है, ये बदलेगा, और अगर हम फील्ड को चेंज करेंगे तो ईएफ चेंज होगा, और ईएफ को चेंज करेंगे तो भी हमारा ये वी इफेक्ट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे 2 एंड 3, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह कि द टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर शोन इन फिगर, 4 पॉइंट्स ऑपरेटिंग मार्क्ड ए बी सी डी, तो 4 पॉइंट है ए बी सी डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दे रिप्रेजेंट ऑपरेशन एट ए स्लिप ग्रेटर देन 1, स्लिप ग्रेटर देन 1 कौन सा पॉइंट होगा। देखिए स्पीड को इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ऐसे दिखा रहा है, मतलब ऐसे हम चल रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ रही है, और इस एक्सिस के पीछे स्पीड क्या है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, और स्लिप जो होती है एन एस माइनस एन आर बाई एन एस होती है ग्रेटर देन 1, तो अगर एन आर फर्दर अगर ये निगेटिव हो जाए तो एन एस माइनस एन आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये अगर निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा एन एस प्लस एन आर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा,
तो माइनस नेगेटिव स्पीड किस पॉइंट पे आ रहा है? इस ए वाले पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि इस वाले रीजन में क्या स्पीड नेगेटिव है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा और पॉइंट जो होगा वो ए पॉइंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ए सेल्फ स्टार्टिंग। हाँ एकदम करेक्ट है, क्योंकि देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जैसे ही हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। अभी रोटर क्या होता है? स्टैंड स्टिल होता है। अब स्टेटर का फ्लक्स क्या होता है? रोटर के कंडक्टर को कट करता है, और जो इंडक्शन मोटर होती है उसके रोटर बार शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इसमें क्या होता है? इसमें वोल्टेज डेवलप होता है। अगर वोल्टेज डेवलप होगा तो इसमें करंट होगा, तो इसके कारण क्या होगा? रोटर का भी फ्लक्स होगा। अब रोटर में फ्लक्स होगा तो अब दो एमएमएफ हो गया, एक स्टेटर का एमएमएफ हो गया, एक रोटर का एमएमएफ हो गया। इसलिए रोटर भी क्या करते हैं? एज पर लेंज लॉ, इन ऑर्डर टू अपोज द कॉज, रोटर स्टार्ट कर देती है रोटेट करना इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, तो रोटर स्टार्ट कर देता है, बट ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक्सटर्नल मेथड हमने नहीं लगाया, ये रोटर अपने आप स्टार्ट हुआ है। इसलिए जो थ्री फेज इंडक्शन मशीन होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क फॉर इंडक्शन मोटर। देखिए स्टार्टर का काम स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना नहीं है यहाँ, तो ये तो सेल्फ स्टार्ट होती है। स्टार्टर का काम होता है कि हम स्टार्टिंग करंट को कम करें। तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको आउटपुट वोल्टेज बताना, और इसमें कह रहा है कि करंट 1 माइक्रो एम्पियर की ऐसे फ्लो हो रही है, हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बता के दे दो। तो देखिए ये हमारा ओपैम्प 1 है, ये ओपैम्प 2 है। तो हम जानते हैं ओपैम्प में करंट जीरो होती है ड्यू टू हाई इनपुट इम्पिडेंस, तो इसमें करंट जीरो हो गए। तो ये टोटल 1 एम्पियर की 1 माइक्रो एम्पियर की करंट यहाँ पे आएगी। सपोज कर लीजिए कि यहाँ का वोल्टेज Vx है, ये 1 माइक्रो एम्पियर है, तो यहाँ का जो वोल्टेज कितना हो जाएगा? सपोज ये वोल्टेज V है, तो V बराबर 1 इंटू 10⁻³ इंटू करेंट 10⁻⁻6, तो ये 10⁻³ दैट मीन्स 1 मिली वोल्ट हो गया। अब देखिए एज पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ का वोल्टेज जीरो है तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? जीरो ही होगा। तो यहाँ पे एक केवीएल ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे केवीएल अगर लिखें, केवीएल तो जीरो माइनस ये 1 मिली वोल्ट आया, 1 मिली वोल्ट माइनस वी एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1 मिली वोल्ट आ गई। अब देखिए ये 1 मिली वोल्ट है, ये सॉरी -1 मिली वोल्ट है, तो एज पर वर्चुअल कॉन्सेप्ट ये कितना हो जाएगा? -1 मिली वोल्ट हो जाएगा, प्लस माइनस। तो ये अगर वी आउट है ये वाला पॉइंट, तो ये आकर के यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा? वी आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं, तो एज पर वी डी आर एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा? -1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10/10 प्लस 90 इंटू वी आउट, ये होगा। तो यहाँ से वी आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 मिली वोल्ट इंटू ये 100 हो गया, 100 हो गया, और ये डिवाइड बाई 10 हो गया, तो ये जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना आ रहा है? -10 मिली वोल्ट आ रहा है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज डिफरेंशियल गेन एडी की वैल्यू दी है, डिफरेंशियल गेन, कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, ये है 2, और कितने शून्य हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी एम आर आर की वैल्यू है 80 dB। हमको पूछ रहा है कॉमन मोड गेन एसी क्या होगा, एसी कितना होगा? तो जो सी एम आर होता है वो होता है एडी बाई एसी। अब एडी तो विदाउट डीबी है, इसको हमको नॉर्मल करना पड़ेगा, तो 20 लॉग सी एम आर आर इक्वल टू 80 dB, 80 है, तो यहाँ से सी एम आर आर लॉग में 80/20, ये कितना आ गया? 4 आ गया, इस पे 10 छिपा है, तो यहाँ पे सी एम आर आर कितना हो गया? 10⁴ हो गया। तो यहाँ से ए सी हमें निकालना है, तो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा? एडी बाई
सी एम आर आर, तो ए डी की वैल्यू क्या है 2 × 10⁴ है और सी एम आर 10⁴ आया, तो इसका ऑप्शन कितना आ रहा है, वैल्यू 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा था कि ए 10 केवीए 200/2000 वोल्ट ट्रांसफार्मर feeding a load of 2.5 per unit based rating high voltage side, the actual value of load resistance, तो ये 2.5 पर यूनिट का लोड साइड में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन में ये है, ये एक ट्रांसफार्मर है और लोड साइड में एक 2.5 पर यूनिट का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, किस साइड में, एच वी साइड। तो ये आपका एच वी है और ये आपका एल वी है, मतलब ये 200 वाला वोल्ट है और ये आपका 2000 वाला वोल्ट साइड है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में आइदर साइड में, बोथ साइड में जो पर यूनिट इंपीडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर पर यूनिट इंपीडेंस इस साइड में 2.5 पर यूनिट है, तो अगर हम इसको पर यूनिट में रेफर भी करते हैं तो यहाँ पे भी वो कितना होगा, 2.5 पर यूनिट ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2.5 पर यूनिट ही होगा, ठीक है। तो हमको बताना है एक्चुअल इंपीडेंस एट एलवी साइड। तो हम जानते हैं कि जो जेड पर यूनिट होती है वो होती है जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। तो हमको एलवी साइड का इम्पीडेंस एक्चुअल साइड में बताना हो तो एलवी साइड का हमको बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जेड एक्चुअल ऑन एलवी साइड इक्वल टू जेड पर यूनिट इंटू जेड बेस ऑन एलवी साइड। तो एलवी साइड जेड बेस क्या होता है, VV² बाई SB। तो हम एलवी एलवी साइड का बताना है तो एलवी साइड का बेस लेंगे और एसबी तो एचबी साइड और एलवी साइड, मतलब एस इन इक्वल टू एस आउट होता है, तो ये तो सेम रहेगा एचबी साइड के लिए भी एलवी साइड के लिए भी। तो ये 200 इंटू 200 और ये एसबी की वैल्यू कितनी है, 10 के भी है, तो 10 इंटू 10⁻³ हो गया, तो ये 10⁻⁴ हो गया नीचे, तो ये चारों जीरो कट गए, तो जेड बेस एलवी साइड का कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस इक्वेशन से जेड एक्चुअल ऑन एलवी साइड पर यूनिट इम्पीडेंस कितना है, 2.5 ऑन एलवी साइड, क्योंकि एचवी साइड में पर यूनिट इम्पीडेंस हो चाहे एलवी साइड में, दोनों ही सेम होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ये 2.5 हो गया इंटू जेड बेस कितना आया है, 4 आया है, तो 25 चौका 100, एक स्थान पे 0.ओम, तो ये कितना आ रहा है, 10 ओम आ रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वोल्टेज वीसी ऑफ द सर्किट शोन इन गिवन फिगर। हमको ये वीसी बताना है, ठीक है। तो वीसी को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीजन से इस पॉइंट का पोटेंशियल बता लेते हैं। सपोज ये पॉइंट वी है, तो इस पॉइंट पे अगर ये देखिए ये 10 है तो यहाँ का वोल्टेज इसके क्रॉस कितना होगा, ये 10 वोल्ट होगा। तो वीवी कितना हो जाएगा, वीवी बराबर ये 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 20, 20/20 प्लस 20 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 20/40, 20/40 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 10। तो यहाँ पे वीवी का पोटेंशियल कितना आ गया, 5 वोल्ट हो गया। और देखिए ये बेस है और ये इसका एमीटर है, तो यहाँ पे VBE कितने वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट से। तो यहाँ का देखिए 5 वोल्ट है, तो 5 माइनस 0.7, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 5 माइनस 0.7 दैट इज 4.3 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब इसमें करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, ये करंट निकाल लेते हैं, IE करंट, आई करंट कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आई जो हो जाएगा वो 4.3/4.3 किलो ओम, तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा किलो ओम का, तो ये कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर। अब देखिए आईसी जो होता है, यहाँ से आईसी फ्लो होगा, तो आईसी नियरली इक्वल टू आई होता है इन जनरल। अल्फा की वैल्यू 0.991 के इक्वलेंट होती है, तो इसलिए आईसी जो होगा आई के बराबर होगा, तो इसलिए आईसी भी हो जाएगा वो 1 मिली एम्पियर होगा, ठीक है, 1 मिली एम्पियर होगा। तो यहाँ से केवीएल लिख दीजिए, वीसी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से केवीएल लिखेंगे तो 10 माइनस 2 किलो ओम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ और करंट आईसी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, तो 1 इंटू 10⁻³ माइनस वीसी बराबर 0, तो वीसी बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो वीसी की वैल्यू 8 वोल्ट आएगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ड्रेन करंट ऑफ ए जेफेट, जिसकी वैल्यू VGS की वैल्यू -4 है, सैचुरेशन ड्रेन करंट 20 मिली एम्पियर है और पिंच ऑफ वोल्टेज -8 वोल्ट है।
एक रिलेशन हम जानते हैं कि जो ड्रेन करंट होती है आईडी बराबर IDSS 1 - VGS अपॉन V पिंच ऑफ वोल्टेज होल स्क्वायर। तो IDSS सेचुरेशन करंट कितनी दी है 20 मिली एम्पियर, मतलब 20 इंटू 10⁻³ 1 - VGS की वैल्यू कितनी है -4 है, और BP पिंच ऑफ -8 है, ठीक है, और इनका होल स्क्वायर है। देख लीजिए कितना था 20 इंटू 10⁻³ 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 दूना 8 होगा 1/2 होल स्क्वायर। तो ये 20 इंटू 10⁻³ ये 1 - 1/2 कितना होगा 1/2, तो मतलब 1/4, इसकी वैल्यू 1/4 हो गई। तो 4 × 5 = 20 हो गया, मतलब 5 इंटू 10⁻³ का मतलब 5 मिली एम्पियर। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फाइंड, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द जनरलाइज्ड सर्किट। V की वैल्यू जो दी है 10 वोल्ट दी, ये V की पोलैरिटी यहाँ पे देखिए माइनस ये दिया, ये प्लस दिया, करंट माइनस पे इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब करंट माइनस टर्मिनल पे इंटर करे तो हमेशा पावर क्या होती है डिलीवर होती है। पावर डिलीवर कितनी हो जाएगी ये 10 इंटू 8.5 बराबर 85 वाट पावर ये डिलीवर हो रही है। हमको एब्जॉर्ब बताना है। हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर डिलीवर शुड बी इक्वल टू 0। तो इसलिए पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पावर डिलीवर। तो पावर डिलीवर कितना है 85 है, तो -85 वाट क्या होगा एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा -85 ऑप्शन। देख लीजिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा -85, ठीक है। तो एब्जॉर्ब पूछा है क्वेश्चन में, देख लीजिए पावर एब्जॉर्ब, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको वाई पैरामीटर बताना है। देखिए वाई पैरामीटर इस सर्किट में हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए वाई पैरामीटर क्या होता है I1 I2 मैट्रिक्स में Y11 Y12 Y21 Y22 V1 V2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए I1 ऐसे फ्लो हो रही है, इधर से I2, तो इस सर्किट से तो ये पता चल गया कि I1 बराबर -I2 है। ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, ये V2 है और ये V1 है, ठीक है। तो V1/V2/5 हो गया, तो ये क्या हो गया 1/5 V1 और प्लस V2 और ये -1/5। तो इससे कंपेयर करें तो ये I1 क्या है Y11 V1 प्लस Y12 V2, तो ये Y11 है और ये क्या है -1/5 आपका Y12 है। सिमिलरली यहाँ से I2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ I1 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ I1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/5 V1 हो जाएगा और ये प्लस V2 ये +1/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका Y21 हो गया और ये क्या हो गया आपका Y22 हो गया। तो देख लीजिए ऑप्शन में 1/5 होना चाहिए, -1/5, फिर -1/5 और ये 1/5 होना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन मैच होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि एन अमीटर इज ऑफ, एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेकेंडरी ऑफ ए 400/5 एम्पियर करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का वर्डन बताना है। देखिए सपोज करिए ये आपकी सीटी का प्राइमरी साइड है और इससे सीटी की ये सेकेंडरी साइड है और इसके क्रॉस एमीटर, ये एमीटर कनेक्टेड है, एमीटर है, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.1 ओम दिया है। तो इसमें अगर 400, ये 400/5 का है, इसका मतलब अगर प्राइमरी में 400 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो सेकेंडरी में कितनी फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की। अब देखिए बर्डन का मतलब क्या है, इस पे लोड कितना है वो भी हमको वोल्ट एम्पियर में बताना है, वोल्ट एम्पियर में। तो करंट तो हमें पता है, वोल्टेज बस इसके क्रॉस पता कर लेते, तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 5। तो इस मीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा Vm, तो 0.1 इंटू 5 0.5 वोल्ट। तो VA बर्डन कितना आ गया, VA बर्डन 0.5 इंटू करंट 0.5 वोल्ट और ये करंट एम्पियर में हो गया, तो 2.5 VA आ गया।
तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2.5 VA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें मैच करना है। देखिए एंडरसन ब्रिज कौन से मेजरमेंट के लिए, केल्विन ब्रिज कौन से मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, शेयरिंग ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज किस चीज के लिए यूज होता है। देखिए इसमें एंडरसन में एल आगे लगा लीजिए याद करने के लिए, एल, आप समझिए गए होंगे, एल एंडरसन। ठीक है, तो एल का मतलब इंडक्टेंस हो गया, तो ए का ऑप्शन आपका होगा 3। ठीक है, केल्विन जो ब्रिज होता है हमेशा लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, केल्विन जो होता है हमेशा लो रेजिस्टेंस के लिए, तो केल्विन का ऑप्शन सॉरी ये ए हो गया ना, ए हो गया, और केल्विन का ये बी है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आ गया, इंडक्टेंस 3 और केल्विन के लिए 1। शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन 4 है, तो ये 4 हो गया। और व्हीट स्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, इसका 2 हो गया, तो 3142, 3142 सी ऑप्शन। देखिए 3142 मैच हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करा कि इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज नॉन रेजिस्टेंस करेक्टेड विद इतना, तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज इतना दिया हुआ है, उसके करेक्टेड जो नॉन रेजिस्टेंस है उनकी एक्यूरेसी दी हुई है, द एक्यूरेसी टू विच एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, तो अननोन रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी कितनी होगी। अब जानते हैं कि ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है सपोज, ठीक है, ये P है, Q है, सपोज ये R है, ये S है। सपोज करिए ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये हमको फाइंड आउट करना है इसकी एक्यूरेसी। तो हमको पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में जो P/Q होता है वो क्या होता है, R/S के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको P फाइंड आउट करना है, तो R/S इंटू Q हो जाएगा, बट हमको एक्यूरेसी बतानी है, मतलब डेल्टा P/P बताना है। तो डेल्टा P/P क्या हो जाता है, डेल्टा, इसको लिखेंगे तो डेल्टा Q/Q प्लस डेल्टा R/R और प्लस डेल्टा S/S%। तो इन तीनों की एक्यूरेसी नोन है, वो कितनी है, 0.2 है, तो प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.6%। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता कि द साइज ऑफ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कितनी होगी, साइज ऑफ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। देखिए इस 4 बस हैं, 1 2 3 और 4, और चारों बस पे जनरेटर लगे हैं, इसका मतलब 4x4 की एडमिटेंस मैट्रिक्स बनेगी, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता कि ए 1000 × 1000 बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम हैज 8000 नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो देखिए नंबर ऑफ बस कितने हो गए, नंबर ऑफ बस कितने हो गए, 1000 हो गए, और ये मैट्रिक्स कितने की, 1000 × 1000 की है, ऐसे 1000। मैं सपोज करिए 4x4 की एक मैट्रिक्स ले लूं, अ, और छोटा ले लेता हूँ 3x3 का, जैसे मान लीजिए इसमें है ABCDEFGHI, तो ये हमें पता है कि ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल हमारे जो इस क्वेश्चन में दे रहा है कि 8000 नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब 1000 में ये कितने हैं, 1000 है, ठीक है, 1000 है, ठीक है। 1000 में से तो ये पार्ट ही नहीं लगे ट्रांसमिशन लाइन में, ये तो म्यूचुअल एसेंट वाले पार्ट, मतलब अगर यहाँ पे निकालते सपोज करिए ये एक बस 1 है, ऐसे कनेक्टेड है, तो y11 निकालना होता, तो इसको इसको सबको ऐड करते हैं। लेकिन जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं यही y12 होता है और यही y21 होता है, तो मतलब वन ट्रांसमिशन लाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये देखिए एक ट्रांसमिशन लाइन अगर ये y12 है तो सेम यहाँ पे वो ये सेम अपीयर होती है, ठीक है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 नॉन जीरो एलिमेंट, और ये एलिमेंट के पार्ट नहीं है, तो ये कितने हैं डायगोनल में, टोटल 1000 होंगे, 3 है तो 3 डायगोनल के एलिमेंट बनते हैं, तो ऐसे ही 1000 होंगे तो 1000 एलिमेंट बनेंगे। तो पहले तो ये इस 1000 में से
1000 है ना, 1000 है, 8000 आई थिंक। इसमें एन की वैल्यू 1000/1000 दी है, ठीक है ना। ये बस एडमिटेंस 1000/1000 है, 8000 नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो इस 8000 नॉन जीरो एलिमेंट्स में से 8000 नॉन जीरो एलिमेंट्स में से ये डायगोनल वाले 1000 हटा देंगे, तो कितने एलिमेंट बच जाएंगे नॉन जीरो वाले? 7000। बट हम जानते हैं कि जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन है तो इसी को हम Y12 बोले, Y21 बोल रहे हैं, मतलब ये ऑफ डायगोनल वाले ये बच गए। तो ये तो वही वाली पार्ट है, जैसे ये बी है तो ये वही बी है, तो इसका मतलब हमको बटा 2 करेंगे तो टोटल नॉन जीरो एलिमेंट जो मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम पूछा ब्रांच कितने होगी, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे के बस से कनेक्टेड होगी, तो उसका बटा 2 करेंगे, क्योंकि उतना ही इधर है उतना ही इधर है, तो ये कितना आएगा? 3500 आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कई लोग इसका फार्मूला बनाते हैं, बट सिंपल सा है कि 8000 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसमें से ये 1000 माइनस कर देंगे तो 7000 बचा। अब ये ऑफ डायगोनल वाला वही Y12 वही Y21 है, तो उसको भी आधा करना पड़ेगा, इसलिए ये 3500 ऑप्शन आएगा। अब देखिए कह रहा है कि फॉर स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीजन ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेशन विद एंगल। देखिए ये इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में हमेशा आता है। फॉर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंगल होता है पॉइंट, स्टेबल पॉइंट से, तो बेसिकली हमको इस रीजन में ऑपरेट करना होता है, और इसका एंगल शुड बी, ये स्टेबल रीजन होता है इधर का, 30 to 45 डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेनाल्टी फैक्टर ऑफ ए प्लांट इफ इंक्रीमेंटल लॉस इज 0.2? तो जो पेनाल्टी फैक्टर होता है 1/1 माइनस इंक्रीमेंटल लॉस होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 0.2, तो 1/0.8 हो जाएगा, मतलब 10/8 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1.25, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, कंसिडर टू पैरेलल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जेड एंड जेड बी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, आई ए आर बी बोथ लैगिंग, आई ए और आई बी दोनों ही लैगिंग हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज, ये सेंडिंग इन वोल्टेज वी एस दिया है, रिसीविंग इन वोल्टेज वी आर दिया है। कह रहा है कि रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ बोथ जेड ए एंड जेड बी आर इक्वल, मतलब जेड ए का रेजिस्टेंस क्या होगा? आर ए प्लस जे एक्स ए होगा, और जेड बी जो होगा वो कितना होगा? आर बी प्लस जे एक्स बी होगा। तो कह रहा है कि आर ए बाई एक्स ए इक्वल टू आर बी बाई एक्स बी है। अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाए तो ये आर ए है, ये एक्स ए है, और ये जेड ए है, तो इसका थीटा ए क्या हो जाएगा? थीटा ए एंगल मान लो इम्पीडेंस एंगल, तो ये होगा tan इनवर्स एक्स ए बाई आर ए। सिमिलरली थीटा बी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स बी बाई आर बी। और क्वेश्चन में दिया है कि एक्स ए बाई आर ए इक्वल टू, सॉरी ये एक्स बी बाई आर बी है, एक्स बी बाई आर बी है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो थीटा ए इक्वल टू क्या होंगे? थीटा बी होंगे। जब थीटा ए इक्वल टू थीटा बी होंगे तो जिस क्या पूछ रहा है, देन द टोटल करंट आई क्या होगा? टोटल करंट आई, सपोज करिए ये वोल्टेज वी एस है, तो ये अगर इस वी एस से ये आई ए थीटा ए एंगल से लैग कर रहा है, तो ये भी यही तो थीटा बी है, इसका मतलब यही आई ए है, और मान लीजिए आई बी इससे ज्यादा है, तो आई भी क्या होगा? इनका क्या होगा? वेक्टर सम ही हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? सीधा सिंपल, हम फेजर सम नहीं करेंगे, आई बी हो जाएगा, तो आई भी इन्हीं के फेज में होगा, सेम फेज में आएंगे, तो आई बी इन फेज होगा, बी इन फेज विद आई ए एंड आई बी, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस आर इंडिकेटेड इन द नेटवर्क शोन इन फिगर, जीरो सीक्वेंस ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस एट नोड 3 पे हमको जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस बताना है, जीरो सीक्वेंस। तो इसका पहले हमको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो ये बस 1 है, ये बस 2 है, ये 3 है, 1 2 3। अब देखिए इससे 0.1 पर यूनिट का जनरेटर है, तो ये कितना है? 0.1 पर यूनिट का। अब ये देखिए ट्रांसफार्मर है, और ये इसकी स्विच है, ये ऐसे स्विच होती है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में, आपको पता है। तो अब देखिए ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब ये वाली स्विच क्या हो गई होगी? क्लोज हो गई होगी, ये स्विच क्लोज हो गई, और स्टार
इस और देखिए इसका रिएक्टेंस 0.15 ओम दिया है और ये स्टार इसका ग्राउंडेड है, इसका मतलब ये वाली भी स्विच क्लोज हो गई होगी, ये वाली भी स्विच यहाँ पे क्लोज हो गई और ये इससे बस से कनेक्टेड है और ये ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू है 0.05 और ये बस 3 हो गई और इससे एक रिएक्टेंस है 0.2 ओम का, हमको यहाँ पे x0 बताना है। तो इसका देख लीजिए, ये ऐसे यहाँ पे है तो 0.15 और 0.05 कितना हो गया, 0.2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 0.2 हो गया। अब 0.2 पैरेलल 0.2 हो गया, मतलब ये अगर बस 2 ले, ये मतलब ये बस 3 है, यहाँ से ये कितना आ गया, ये 0.2 हो गया और ये 0.2 हो गया और इस बस 3 पे ही तो हमको क्या बताना है, एक्स इक्विवेलेंट बताना है, मतलब जीरो सीक्वेंस का। तो 0.2/1 हो गया तो ये कितना आएगा, 0.1 पर यूनिट आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तो ये है आपका 45। Figure shown in figure 4 electronic switches 1 2 3 for which of the following switches can block voltage of either polarity, मतलब वो दोनों साइड में पोलैरिटी को कौन ब्लॉक करेगा। देखिए अगर पॉजिटिव साइड में बोले तो जब पॉजिटिव इसको देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, जब नेगेटिव देंगे तो ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, तो ये तो ब्लॉक नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव देंगे तो ये वाला थारिस्टर ऑन होगा और यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। तो इसलिए ये भी ब्लॉक नहीं करेगा, ब्लॉक केवल ये और ये करेंगे, क्योंकि नेगेटिव बायस में ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा और ये भी रिवर्स बायस नेगेटिव रीजन में करंट जीरो होती है, मतलब ये ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल देंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉक करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन 2 और 3 के लिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता कि सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज सप्लाइंग ए लोड विद एंटी पैरेलल डायोड एज शोन इन फिगर, ऑल द स्विचेस एंड डायोड आर आइडियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये देखिए एक हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री फीलिंग डायोड हम जानते हैं कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हम इसका जानते हैं कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म जो होगा ड्यू टू फीलिंग एक्शन क्या होगा, इसका आउटपुट वोल्टेज कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। देखिए इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा ऐसा बनेगा और जब ये नेगेटिव जाने वाला होगा यहाँ पे एफडी एक्शन हो जाएगा, तो इसका आउटपुट वोल्टेज तो हमेशा क्या रहा, पॉजिटिव रहा ड्यू टू फ्रीव्हीलिंग एक्शन। ठीक है, ड्यू टू फ्रीव्हीलिंग एक्शन इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, V0t ग्रेटर देन 0 रहेगा। और करंट भी अगर I इक्वल टू V/Z करे तो करंट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, करंट इसको रिवर्स नहीं होने देगा, ये फ्री व्हीलिंग है क्योंकि इसी के थ्रू इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, ये केवल इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो करंट भी ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो V इज ग्रेटर देन 0 एंड I इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a phase controlled single phase full bridge converter is supplying a highly inductive load. The converter is fed from 230 volt 50 hertz AC source. The fundamental frequency in hertz of voltage ripple of the DC side. DC साइड में देखिए फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर है, तो इसका फुल वेव रेक्टिफायर का विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड आउटपुट वेवफॉर्म कैसा बनता है। ये सपोज करिए ये इसका सप्लाई वोल्टेज है, ये इसका सप्लाई वोल्टेज है 0 पाई 2 पाई और ये हो गया 3 पाई। अगर इसका आउटपुट वेवफॉर्म हम प्लॉट करें, चलिए मैं आउटपुट वेवफॉर्म यहीं पे दूसरे कलर से प्लॉट करूं, तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा आता है। ठीक है, तो ये देखिए ग्रीन कलर वाला, ये ग्रीन कलर का सप्लाई वोल्टेज है, तो ये टीएस सप्लाई, ये सप्लाई वोल्टेज वीएस है और जो ये है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो अगर दोनों में देखें तो ये टीएस है, मतलब सप्लाई का टाइम पीरियड है और देखिए इसके एक टाइम पीरियड में अप टू 2 पाई तक में इसके कितने आउटपुट के कितने पल्स आ रहे हैं, एक मतलब ये टीओ है और एक टीओ यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 बार इसका टाइम ये रिपीट हो रहा है इसका पल्स।
इसका मतलब टीएस की वैल्यू ऑन डीसी साइड में 2 टीओ है, तो टीओ बराबर देखा जाए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें हम, तो ये 1/fs हो जाएगा और ये एफ नॉट हो जाएगा ऑन डीसी साइड, तो एफ नॉट इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एफ एस हो जाएगा। तो यही तो पूछा है कि दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द वोल्टेज रिपल ऑन द डीसी साइड, तो 2fs होगा 2 इंटू 50 हर्ट्ज, तो ये कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको आउटपुट बताना है, तो देखिए ये पॉइंट ए है, तो ये ए होगा और यहाँ पे ए बार हो जाएगा। अब जब बी की वैल्यू को हम 0 सेलेक्ट करेंगे तो ये ए बार को आउटपुट पे देगा, तो ये बी बार ए बार हो जाएगा, और जब बी की वैल्यू 1 पर करेंगे तो ए को सेलेक्ट करेगा, मतलब बी इंटू ए होगा, और ये हो गया एक्स नॉर गेट, दैट इज ए, सॉरी ए एक्स नॉर बी, और हम जानते हैं कि अब ऑप्शन में ए एक्स नॉर बी तो ऑप्शन में है नहीं, बट एक्स नॉर जो होता है एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये आउटपुट बताना है, तो देखिए ये x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पे x बार आएगा, तो y कितना हो जाएगा, ये एक्सॉर गेट है, तो एक्सॉर गेट के वैल्यू क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार होता है आउटपुट एक्सॉर गेट का। अगर उसमें एक में ए इनपुट है और एक बी इनपुट है तो आउटपुट ऐसे लिखा जाता है, x है तो ये x बार हो गया, ठीक है, तो ए बार बी, ये ए है और ये सपोज करिए बी है, ये वाला, तो ए बार हो गया और बी एज इट इज लिख देंगे, और ए एक्स है और एक्स पे बार पे डबल बार हो जाएगा, तो ये एक्स बार प्लस एक्स, ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आएगा, और एक्स प्लस एक्स बार की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, तो हम जानते हैं कि जो जेड पर यूनिट न्यू होता है वो होता है जेड ओल्ड इंटू एस न्यू अपॉन एस ओल्ड इंटू वी ओल्ड अपॉन वी न्यू का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड न्यू, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, थोड़े से मशीन वाले पार्ट आपको टफ लगे होंगे, शायद टफ लगे होंगे। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो होगा इससे थोड़ा कम होगा एग्जाम में, बट आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके स्पीड और से और कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड से भी मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि अदर लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू। Audio Jungle.